जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना और पुलिस के अभियान को आज बड़ी कामयाबी मिली। कश्मीर घाटी में लश्कर-ए-तैयबा का सरगना अबू दुजाना अपने एक साथी समेत एनकाउंटर में मारा गया। अबू दुजाना के सिर पर 15 लाख रुपए का इनाम था, जो दिसंबर 2014 से कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने में जुटा हुआ था। अबू दुजाना पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान का रहने वाला था। वो पिछले साल पंपोर में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी था। इसमें सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हुए थे। अबू दुजाना कई बार सुरक्षा बलों की घेरेबंदी से बच निकला था। आज सेना की विक्टर फोर्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में उसे पुलवामा के हकरीपुरा गांव में घेर लिया गया। दुजाना के साथ उसका साथी आरिफ लिलहारी भी था। सुरक्षा बलों ने दुजाना और आरिफ दोनों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। As you've seen in the last 2 to 3 months, the rate at which they are able to neutralize the terrorists. So it's only a matter of time that the perpetrators of that heinous crime will also be brought to book. 3 hours of the morning about their presence, and one thing which we did today, we tried hard to make them surrender. But because of Dujana's presence, the other fellow could also not surrender. They started firing, and the quantum of fire from their side was very heavy today. It was retaliated and both were neutralized. अबू दुजाना ने सुरक्षा बलों से बचने के लिए इस बार भी स्थानीय पत्थरबाजों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुठभेड़ के दौरान पुलिस और सेना के जवानों को कुछ स्थानीय नौजवानों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। बुरहान वानी की मौत के बाद पत्थरबाजों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश दूसरे आतंकियों ने भी की थी। तब अलगाववादियों ने इसे कश्मीरी नौजवानों का आक्रोश बताना शुरू कर दिया था। पुलिस का कहना है कि अबू दुजाना पिछले 1 साल से घाटी में जमकर अय्याशी कर रहा था। वो कश्मीर की लड़कियों की इज्जत के लिए भी खतरा बन चुका था। He had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters. They should relax now, that no such persons will be there to harass them anymore. फिलहाल अबू दुजाना की असलियत जानते हुए भी कश्मीर में कुछ लोग उसकी मौत पर कोहराम मचाने की साजिश में जुटे हैं। एहतियातन कश्मीर घाटी में सभी स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सेना, पुलिस और सरकार ने साफ कर दिया है कि कश्मीर से आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट हर हाल में जारी रहेगा। ऑपरेशन में अबू दुजाना, जो कि एलईटी का कश्मीरी कमांडर था, उसको जो है न्यूट्रलाइज किया गया है और ये लगभग 2010 से वैली में ऑपरेट कर रहा था। और एक्सचेंजेस ऑफ फायर करीब 7:30 बजे से हुए। दोनों बॉडीज रिकवर कर दी गई हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया है और एक AK-47 और एक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन मिले हैं। और भी अभी वहां पे सर्च चल रही है और एक ये बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। आज समाप्त होगा नहीं, तब तक आतंकियों को समाप्त करने का अभियान चलता रहेगा, लेकिन इसको बहुत देर तक देश की जनता को राह नहीं देखनी पड़ेगी और कश्मीर की जनता को शांति देना हमारा प्रथम कर्तव्य बन गया है, ये जिम्मेदारी है। Good things that they have done. I hope they'll continue to do such good work so that there will be peace in our state and we can live in peace. लेकिन सवाल जो हम आज उठा रहे हैं कि अगर आतंकी दुजाना इतना बड़ा खतरा था, अगर आतंकी अबू दुजाना अय्याश था, लड़कियों के लिए खतरा बना हुआ था कश्मीर की, तो फिर उसकी मौत पर इस तरीके का कोहराम क्यों? उसे बचाने की कोशिशें क्यों? उसे बचाने की कोशिश करने वाले पत्थरबाजों पर क्या कार्रवाई होगी? हमारे साथ बातचीत के लिए गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, लंबे समय से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और यूपी के रुद्रपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। गौहर गिलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और डॉयचे वेले के एडिटर रह चुके हैं। और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा स्टूडियो में हैं, सेना की रेड शील्ड डिवीजन के कमांडर रह चुके हैं और 1999 में करगिल जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। गौहर गिलानी साहब, मैं पहले आपसे समझना चाहता हूं कि एक शख्स जो कि लगातार आतंक का पर्याय बना हुआ था, एक जाना माना आतंकी था, लश्कर के लिए काम कर रहा था, जो कश्मीर की लड़कियों के लिए खतरा बन गया था, उसे बचाने की कोशिश करने वाले ये पत्थरबाज कौन है और उसकी मौत पर कोहराम क्यों?
सुशांत जी, पहली बात तो यह है कि मैं तो ना तो मैं लश्कर-ए-तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता हूं कि मैं आपको ये बात बताऊंगा, लेकिन मैं एक एनालिस्ट के तौर पे आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि क्या मसला आखिर क्या है। जब हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा 1989 में, 1987 में पहले इलेक्शंस हुए थे जो रिग्ड, बुरी तरह से रिग किए गए थे और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार दिया गया था, जबकि जो मफ के कैंडिडेट्स थे, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें आजकल के जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के चीफ है और हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर हैं सईद सलाहुद्दीन, वो भी एक कैंडिडेट थे लाल चौक से, अमीरा कदल कंस्टिट्यूएंसी से। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को, मफ के कैंडिडेट्स को कामयाब होने के बावजूद नाकाम करार दिया गया था, जिसके 2 साल बाद एक आर्म्ड मूवमेंट शुरू हुआ था कश्मीर में, जो कि बड़ा पॉपुलर था उस वक्त। जो सेंटिमेंट था, पॉलिटिकल एस्पिरेशन थी लोगों की कि इस मसले का हल निकले, जो सब गौर साहब, ये हिस्ट्री तो सब जानते हैं। मैं चाहूंगा कि इतना लंबा शो नहीं है सर कि हम पूरे 1989 से शुरू करके यहां तक पहुंचे। थोड़ा अभी के मौजूदा वक्त में बात कीजिए। आ रहा हूं सर गौरव सर, मैं आ रहा हूं उसी में। अब इसमें कई फेजेस आए हैं। उसके बाद एक ट्रांजिशन हुआ था 2008, 2010, 16। आपने देखा था कि जो आर्म्ड मिलिटेंसी के बाद जिस तरह से 20,000 से ज्यादा मिलिटेंट्स की तादाद थी और इस वक्त तकरीबन 200 के करीब है मिलिटेंट्स। तो बेसिकली प्रॉब्लम मिलिटेंसी नहीं है, प्रॉब्लम आपको देखना है कि प्रॉब्लम है कश्मीर का डिस्प्यूट, जिसको लोग चाहते हैं कि वो हल हो जाए। तो उसमें चाहे वो प्रो इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज हों या जो एंटी इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देयर आर 2 किस्म के लोग हैं। एक जो विद इन द एम्बिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हल चाहते हैं और एक जो आउटसाइड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। तो वो मसले को भुलाकर अगर हम वो बात समझी जा सकती है सर कि आप मसले का हल चाहते हैं, लेकिन उसमें पहला सवाल तो ये है कि एक शख्स जो आतंकी है उसके समर्थन में आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी तब, मैं इसलिए इस बात को बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि कई बार आतंकियों को वहां पर कई लोग हीरो मानते हैं, लेकिन एक शख्स जिसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो बार बार लड़कियों के लिए का रेप कर रहा था, अय्याशी कर रहा था कश्मीर की लड़कियों के साथ, उसको आप बचाने की कोशिश क्यों करते हैं वहां के जो युवा हैं या जो पत्थरबाज हैं? देखिए, जो आईजी साहब ने कहा वो उसको आप, पुलिस की बात को भी आप 100%, क्योंकि बैटल ऑफ नैरेटिव्स है। अब मैं इसमें वो अभी उनकी खुद की पुलिस वालों की धुलाई हुई थी। राष्ट्रीय राइफल्स ने उनके गांदरबल की पोस्ट पे अटैक किया था और उनके 7 पुलिस कर्मियों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था, पुलिस स्टेशन पे भी हमला किया था, लेकिन उस पर आपने कोई डिबेट नहीं की। अब ये जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, इसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल हुडा साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो ये सारा मामला है बैटल ऑफ नैरेटिव्स, इंडिया कश्मीर में हार रहा है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड। मेरा सवाल ये है, क्या आईजी पुलिस झूठ बोल रहे हैं? सब नैरेटिव्स हैं। अबू दुजाना वहां पर किसी का रेप नहीं कर रहा था, किसी लड़की के साथ अय्याशी नहीं कर रहा था, ये झूठ है? आपको, अरे मैं कह रहा हूं ये पुलिस का नैरेटिव है। आप इसको एक पत्रकार के तौर पे लीजिए। हमारा एज पत्रकार हम सब ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप वहां पर हैं, आपका नैरेटिव क्या है? क्या ये बात झूठ है? आपकी जानकारी के हिसाब से बात झूठ है? नहीं, देखिए, मैं ना तो आप अबू दुजाना को जानते हैं ना मैं जानता हूं, पर तो आप वहां पर स्थिति क्या उसको तो जानते हैं? मिलिटेंट्स का है, पुलवामा के एक बच्चियां जानती हैं। उसमें यह है कि अभी एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुआ है। पुलवामा में एक युवक की हत्या की गई है जिसका नाम फिरदौस अहमद है, जिसको पुलिस की इसकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से मर गए हैं वो। तो बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं पुलवामा में और श्रीनगर में शटडाउन हो गया है, तो और इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। मैं आपको ये बातें बता सकता हूं जो मुझे नहीं पता है, मैं कैसे बता सकता हूं? मारे गए हैं। ठीक है, हमारे साथ गौरव भाटिया भी है। गौरव भाटिया साहब, आपकी सरकार ने जिस तरीके से सेना को वहां ऑपरेशन ऑल आउट में लगाया है, सेना जिस तरीके से काम कर रही है और आपकी सरकार ने जो छूट दी है उसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन ये बार बार जो पत्थरबाज खड़े होते हैं, इनका इलाज क्या है और पत्थरबाजों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट कब होगा? नहीं सुशांत जी, पहले तो देखिए, मैं समझता हूं कि आज अबू दुजाना का मारा जाना और इससे पहले सफदर भट्ट और बुरहान वानी जैसे जो टेररिस्ट है उनका मारा जाना एक बहुत ही मजबूत संकेत देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर संविधान से परे हट के आतंकवाद फैलाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, तो केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार उसको मुंह तोड़ जवाब देगी और उसको खत्म कर देगी।
दूसरी बात, मैं इसके क्रम में एक बात और जोड़ूं कि जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, जिनकी संविधान में आस्था नहीं है, जो पासपोर्ट इंडिया के रखते हैं, सरकारी नौकरी अपने बच्चों के लिए यहां की सरकार से मांगते हैं, खाते यहां का है और फिर थाली में छेद करते हैं, उन पे जो मजबूत कार्रवाई हुई है पिछले कुछ महीने से, उनका दाना पानी जो बंद किया जा रहा है, इससे एक बौखलाहट है सेपरेटिस्ट लीडर में भी। और इसको आगे भी हम ऐसा कर दें कि 7 अरेस्ट अभी हुई हैं, आगे और लोगों की अरेस्ट हो, जिससे एक मजबूत संदेश जाए कि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ के भारत में आतंकवाद नहीं फैला सकता। आपने अब बात करी पत्थरबाजों की, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था आईजी साहब की, उन्होंने बहुत स्पष्ट एक बात कही कि पहले ऐसा होता था जब वो आतंकवादियों को मारने जाते थे तो लोकल पत्थरबाजी करते थे और वो स्थिति उनके लिए नई थी, इसलिए परेशानी आती थी। लेकिन अब उनकी ट्रेनिंग और उनका जो एक्सपीरियंस है पत्थरबाजों से डील करने का, वो काम आ रहा है और इसलिए उनको भी कैसे संतुलित तरीके से सही रखा जाए, इसमें भारी सफलता वहां की पुलिस और सीआईएसएफ। गौरव साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अब पुलिस बेहतर ढंग से डील कर पा रही है, समझ पा रही है कि इन पत्थरबाजों से डील कैसे करना है। लेकिन समस्या सिर्फ उस वक्त की नहीं है। अगर ये पत्थरबाज वहां खड़े हैं, बार बार आतंकियों को बचाने के लिए भीड़ के तौर पर इकट्ठा हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि उन आतंकियों को वहां समर्थन मिल रहा है। वो आतंकी वहां कहीं छुप सकते हैं, इनके बीच जा सकते हैं और इनके बीच से भी कोई आतंकी बनकर निकल सकता है। ना, मैं आपको बताता हूं सुशांत जी, देखिए क्या है, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान से फंडिंग होती थी, कुछ सेपरेटिस्ट लीडर को करोड़ों रुपया अपनी दुकान चलाने के लिए मिलता था। ये लोग टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप का दुरुपयोग करके और कुछ लोगों को रुपया देके एक ऐसा भ्रम क्रिएट करते थे कि वहां पे प्रोटेस्ट हो रही है। जो सख्त कार्रवाई एनआईए ने और बाकी एजेंसीज ने अब करी है, सेपरेटिस्ट लीडर्स को सलाखों के पीछे डाल के उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे करके केस चलवा के ये जो रुपया बाहर से आ रहा था, इस पे रोक लग रही है, इससे कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है, इस तरह के पत्थरबाजों को आगे रुपया आना रुक गया, तो अबू दुजाना को बताने वाले पत्थरबाजों ने आज पत्थर क्यों फेंके? पिछले पेमेंट का हिसाब चुका रहे थे क्या? तो कमी आ रही है पहले से सुशांत जी, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये संख्या घट रही है, आगे और घटेगी। ठीक है। और 106 टेररिस्ट और मिलिटेंट्स मारे गए हैं इस साल, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह की बहुत ही मजबूत कार्रवाई श्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए मैंने आपको और आपकी सरकार को इस बात की शुरू में ही बधाई दे दी कि आप लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं और सेना को भी मौका दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं काम करने का ऑपरेशन ऑल आउट में, इसकी मैंने तारीफ की है। लेकिन चुनौती सिर्फ आतंकियों को मारते जाने और दूसरे आतंकी आते जाएं उसके तौर पर खड़ी हो जाए, इससे भी समझना होगा और निपटना होगा। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या जो सरकार कर रही है ऑपरेशन ऑल आउट, आपको लगता है कि इससे ये समस्या हल हो रही है और ये पत्थरबाज जो हैं इनका इलाज क्या है? अरे भाई, आप अभी इलाज पूछ रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप लोग बताते थे, बीजेपी वालों के साथ बीजेपी जो बताती थी कि नोटबंदी कर दिया, अब पत्थरबाज खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, आतंकवादियों की कमर टूट गई, हमारे नोटबंदी से सब शांत हो गया। उस समय बर्फ पड़ रहा था तो नोटबंदी का बहाना लेके बता दिया कि कमर टूट गई। तो भाई ये फिर कहां से कमर इनकी सीधी हो गई, कहां से पत्थरबाज आ गए? तो फिर इसके लिए तो बीजेपी और बीजेपी के लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए या खेद व्यक्त करना चाहिए कि हमने झूठ बोला था, पहली बात। दूसरी बात, सेना तो अपनी भूमिका इतनी बखूबी निभा रही है कि हर कोई उसका कायल है, हर कोई उसे सलूट कर रहा है, उसमें कहीं बहस करने की न गुंजाइश है न आवश्यकता है। जितना बेहतर कर सकती है वो कर रही है, उससे बेहतर कोई कर नहीं सकता है। सरकार क्या कर रही है? जो पत्थरबाज हैं उनका कोई लोकल स्थानीय लीडर होगा, कोई भड़काता होगा, लोकल इंटेलिजेंस इनपुट उसमें काम आता है, उनको अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? जो 7 लोग अरेस्ट हुए सेपरेटिस्ट वाले, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? ये साहब 7 लोग अरेस्ट हुए, बता रहा हूं, वो सेपरेटिस्ट जिनको आप दूल्हे की तरह बीच में नहीं बोल रहा था करके, मैं तो आप बीच में नहीं बोल रहा था, मैं भी नहीं बोल रहा हूं अखिलेश, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था भाई। प्रश्न किया, हाँ तो मैं नहीं, उसका जवाब दे रहा हूं, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था भाई। प्रश्न किया, हाँ तो मैं नहीं, तो उसका जवाब दे रहा हूं जी। वो आपका देन नहीं है, वो एक चैनल ने खुलासा किया। अच्छा, आप मजबूर हो वो कांग्रेस का देन है, राहुल गांधी का देन है। जो नहीं सोच कह रहे हैं वो किसका देन है?
उन्होंने कहा बुरहान क्यों वानी बढ़ता व्याकुल नहीं हो रहे अगर हो? हम सत्ता में होते, ये क्यों व्याकुल हो रहे हो? सोच ने कहा, उसके बारे में कुछ यार मैं आना बंद कर दूंगा आपके चैनल पे। अच्छा ठीक मैं है, इस आप तरह से बोल बातें दीजिए। नहीं गौरव करता। गौरव जी, मैं आपको वक्त दूंगा, आप एक एक बात पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी का मुद्दा भी उठाया कि आपने कहा था नोटबंदी हो जाएगी तो सब फंडिंग रुक जाएगी, तो उसका मुद्दा भी आपको जवाब देना चाहिए। मैं आपको वक्त दूंगा, पहले अखिलेश जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। ठीक है अखिलेश जी? नहीं, अब ये भाजपा में आ गए तो भाजपा की पहली ट्रेनिंग है कि जब कोई बखिया उधेड़े तो उसका मुंह चुप करो, उसकी बात लोगों को मत सुनने दो। तो पहले तो ये ठीक थे, लेकिन जब से भाजपा में आए बड़े तब से सम्मानित है, आपसे प्रश्न पूछना हमारा हक भी है। नहीं, जब समय आया तो पूछो ना भाई आप। ठीक है अखिलेश जी, आप बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए, लाइट भी चली गई कल के तरह से, अब क्या बताएं हम। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं जब तक वो लाइट ठीक होती है। अब बताइए, किस्मत भी आपके साथ नहीं दे रही। आज जो कांग्रेस की जो हालत है, वहां लाइट चली गई, बिजली आ रही है। कांग्रेस की किस्मत नहीं है, कांग्रेस की किस्मत नहीं है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं भाजपा वाले। अच्छा ठीक है सर, मैं आता हूं, 2 मिनट आपकी सिर्फ बात सुनाई दे रही है, आपको देख नहीं पा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं सर, गौरव जी के पास भी। गौरव जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले मेजर जनरल के सिन्हा, क्या ये जो अभी गौर गिलानी कह रहे थे कि पुलिस का ये नैरेटिव है कि वहां पर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ वो अय्याशी करता था, अगर एक पत्रकार इस तरीके से एक सच्चाई को, या जो वहां पुलिस कह रही है उसको नैरेटिव बताएगा, तो क्या इसका इम्पैक्ट वहां के युवाओं पर पड़ता है क्या? सुशांत जी, मैं गौर गिलानी जी के साथ बहुत बार चैनल में ऐसे प्रोग्राम में आया हूं। इनकी थोड़ी सी टोन अभी डाउन हुई है, नहीं तो जिस तरह से ये चिल्लाते थे, अभी इनकी नैरेटिव चेंज हो रही है। ये नैरेटिव में थोड़े मेलो डाउन हुए हैं। मैं आपको ये बताऊं, ये इतनी बड़ी कामयाबी है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात, 7 साल से, ये 2010 में ये अंदर आया और 7 साल पुलवामा के अंदर में खुले तौर पे मैं तो यूज नहीं करना चाहता हूं, वर्ड विल बी रॉन्ग, खुले शॉट की तरह, मेरी अपनी जानकारी है, ये घूमता था पुलवामा में। और ये एक मैं ये देखता हूं क्या लाचारी है लोगों को। और पुलिस कह रही है सर कि वो जिस घर में मन करता था घुसता था और वहां रेप करता था, ये पुलिस कह रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस। ये देखिए, नेशनल डिबेट के अंदर में बोलने में मुझे शर्म आती है, मगर ये है। और गौहर गिलानी जैसे लोग इसको कहते हैं कि हमें पता नहीं है वो क्या है। आप वहां के बच्चियों से जाके, पुलवामा के बच्चियों से पूछिए, वो बता देंगे कि कौन है। तो और फिर एक साल से नहीं सर, मेरा एक सवाल है, 7 साल से चल रहा है सर, मेरा एक सवाल है कि इस वक्त जो लोग कार्यक्रम देख रहे होंगे, फिर वो ये सवाल जरूर पूछेंगे ना कि अगर वो इस तरीके की हरकतें वहां कर रहा था, तो आज जब उसका एनकाउंटर हो रहा था तो उसके साथ वहां लोग क्यों खड़े थे, पत्थरबाज क्यों सपोर्ट कर रहे थे? दुजाना, ये गिलानी जी, दुजाना की नाम नहीं सुना, दुजाना का तो एक एक बच्चा जानता है कश्मीर के अंदर में, और ये कहते हैं हमें पता नहीं है। वो अभी पुलिस नैरेटिव दे रही है। नैरेटिव तो कश्मीर के सारे लोगों को पता है कि दुजाना कौन था। दुजाना देखिए, ये एलटी का टॉप कमांडर्स में है, और जैसे ही ये मारा गया, कासा अब्दू कासा मारने के बाद इसको डिक्लेयर किया। किसने डिक्लेयर किया था? हाफिज सईद ने, पाकिस्तान के सब जमीन से मैं इसका नाम मान गया सब। मैं सारा रिकॉर्ड हमने दर्शकों के लिए शुरू में बताया भी, दिखाया भी। और मेरा एक सवाल यह है, मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूं कि एक शख्स जो इतना बड़ा आतंकी था, चलिए आतंकियों का वहां समर्थन कई लोग करते हैं, फंडिंग आती है, ये बात हम बता सकते हैं, लेकिन एक शख्स जो वहां कश्मीर में लड़कियों के लिए एक थ्रेट था, जिसके घर में मन घुसकर वहां रेप करता था, ये पुलिस कह रही है, उसके समर्थन में लोग क्यों खड़े थे? 7 साल से आप पुलवामा जाके पूछिए ना, ग्राउंड पे हम लोग रहे हैं, मुझे पता है। उस जमाने से ये अभी तो पुलिस कह रही है 2014 से सक्रिय हुए हैं। अरे भाई, वो तो 2010 से सक्रिय है। वो अभी उसके हुए 1 साल ही हुआ है टॉप लीडर होने का, मगर उसके पहले तो वो डिविजनल कमांडर रहा है साउथ कश्मीर का भी। ये किसको नहीं पता है? बच्चे को पता है। और जो स्टोन पेल्टर्स हैं, जिसमें कि वो 60 का नाम भी आर्मी ने जो अभी निकाला है, जो टॉप लिस्ट दी है 60 रिंग लीडर्स का, जो स्टोन पेल्टर्स हैं। स्टोन पेल्टिंग अभी ये राजनीतिक मुद्दा बनाकर कर रहे हैं कि वो रुका नहीं। अरे रुकेगा कैसे? जब तक ये जो 60 जो टॉप लीडर्स हैं स्टोन पेल्टर्स, वो भी उसकी जो नौबत है इसी तरह नहीं आती है, उनका भी हाल यही नहीं होगा जो इसका हुआ है आज, तब तक ये नहीं रुकेगी। तो इसका मतलब सरकार जो स्टोन पेल्टिंग रोकने की बात है, उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी नहीं कर रही। क्या स्टोन पेल्टिंग एक वॉइस से रुकेगी?
स्टोन पेल्टिंग टफ एक्शन से होगी। तो वो एक्शन नहीं हो रहा ना, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं। तीन आज ये देखिए, आज वो तीन वहां पर ये भी हुए, एक मारा गया है जो कि स्टोन पेल्टर था, उसको ये कहेंगे शहीद है गिलानी। सर मैं ये कह रहा हूं, ऑपरेशन ऑल आउट जैसे आतंकियों के लिए चल रहा है, वैसे स्टोन पेल्टर्स के लिए तो नहीं चल रहा ना। आप ये कह रहे हैं 60 बड़े लीडर जो स्टोन पेल्टर्स के हैं उन पे कोई कार्रवाई हुई है? तो आर्मी इसके 12 का लिस्ट खत्म होता है, आर्मी उनके पीछे आएगी। अच्छा, फिर देखेंगे कैसे। तो 12 की लिस्ट पहले चलेगी, उसके बाद स्टोन पेल्टर्स की लिस्ट होगी। हाँ, स्टोन पेल्टर्स हैं वो। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं गौरव जी के पास जाऊंगा और गौहर जी के पास जाऊंगा। जी, आपने लाइट जाने पे कमेंट कांग्रेस पे किया था। अरे सर चुटकी ली थी, आप उस पर मत जाइएगा। चुटकी ली थी, चुटकी ली थी, कोई बात नहीं। आप तो कह रहे हैं कि स्टोन पेल्टिंग नहीं रुक रहा है। स्टोन पेल्टिंग कैसे रुक जाएगा? स्टोन पेल्टिंग नहीं रुकेगा। स्टोन पेल्टिंग तब तक चलेगा जब तक कि इनके रिंग लीडर्स और जब उनको मनी आज के दिन में और कोई तरीके से आ जाएगा उनके पास। ये इतना बड़ा रैकेट है सर, इसको समझिएगा नहीं। ये यहां से किसी के भाषणबाजी से नहीं बंद हो सकता है, तो सत्ता एक्शन से होगा। तो सत्ता तो हो रही है। आप समय जिम्मेदारी एक्शन करना। हाँ, ठीक है, कितना में लेट हुई है आप ये कह सकते हैं। अब आप हम बोल लें, 2 साल पहले भी हो सकता हम बोल लें। ठीक है, उनको एक बार बोले दीजिए, फिर गौरव भाटिया इसका जवाब। आर्मी सिर्फ, हाँ बोलिए, सिर्फ आर्मी हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। अरे 70 साल से आपने क्या सोल्यूशन निकाल दिया इसका? राजनीतिक 70, देखिए ग्राउंड सिचुएशन जब तक ठीक नहीं होगा ना, ये आपके भाषणबाजियों से नहीं होगा। पे आप जाएंगे ना तो ग्राउंड सिचुएशन पाकिस्तान और चाइना घुसा हुआ है, आप कैसे कंट्रोल कर लेंगे इसको? आप क्या बातें कर रहे हैं? लाल स्टूडियो में आपकी लाइट गई है, इससे नहीं होता है ये काम। ग्राउंड सिचुएशन वर्ल्ड ओवर देखिए। जनरल यस, ग्राउंड सिचुएशन पॉलिटिकल पार्टी लाल आंखें क्या कर रही हैं? तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? आप भी तो उसके साथ शामिल थे। आज तो सब बदल रहा है। आज वहां पर देखिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का स्वर बदल गया, जिसकी अच्छा हुआ। इसके पहले लोग कहते हैं कि आर्मी के हथियार ले लो, हथियार के आर्मी के पैसे हमें दे दो, हम कर लेंगे पाकिस्तान के साथ। सीखेंगे। देखिए ये बातें हैं, ग्राउंड के ऊपर में एक्शन हो रहे हैं, उसको सपोर्ट कीजिए। अरे सुनना सीखेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप बात सुनना सीखेंगे। ठीक है अखिलेश जी, बात पूरी कीजिए। हर तरह का सपोर्ट है, जिम्मेदारी और जवाबदेही जिसकी है उससे सवाल नहीं होगा, सवाल क्या विपक्ष से होगा? नहीं ठीक है, ये बात गौरव भाटिया साहब मुझे ये बताइए, आप क्यों नहीं जाते? अभी तक की बहस में 2-3 बातें उठ गई हैं। एक मिनट सर, ठीक है गौरव भाटिया से 1 मिनट जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं अखिलेश जी, जो आपने सवाल पूछा। मैं इस जनरल की बहुत सुना, रुकिए। ठीक है, मैं इस जनरल साहब की बहुत सुना, रुकिए। अब मैं क्या जवाब दे सकता हूं? जवाबदेही किससे होगी? जवाबदेही सरकार से होगी, जवाबदेही सेना से नहीं होगी। सेना को तो सबको। अखिलेश जी यही सवाल गौरव जी से पूछना चाह रहा हूं मैं, जो आप उठा रहे हैं। नहीं, मैं बात तो कर लूं, मुझे अवसर तो दीजिए, मैं बात तो कर लूं। मेरा पूरा समय कैसे मान होगा? आप तो डायरेक्ट मेरा फिंगर पॉइंट कर रहे हैं। भाई पेशेंस रखिए। अरे सर पेशेंस रखिए, यहाँ पे जरा आपको सुनना सीखिए, पता है कि पेशेंस रखिए। जब बात आएगा तब बात करिएगा। ठीक है, पूरे समय आप मुझे। अच्छा अखिलेश जी 1 मिनट रुकिए, आपने जो सवाल उठाया है पहले उसका जवाब ले लें, फिर आपके दूसरे सवाल पर जाएंगे। गौरव भाटिया साहब पहले उसका जवाब दीजिए कि पत्थरबाजों पर मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा भी कह रहे हैं कि जो पत्थरबाजों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई है। और जो अखिलेश प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं कि फंडिंग कहाँ रुकी, आपने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकियों की कमर टूट जाएगी, वो कहाँ हुई? पास करोगे तो मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट अखिलेश जी आ रहा हूँ आपके पास। तो मैं जा रहा हूँ अखिलेश जी आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। ये कुछ मेरी बात पर बोलूं, जब मुझे डिस्टर्ब किया गया तो मैं क्यों आपकी बात सुनूं? अखिलेश जी आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो ले लीजिए, उसके बाद फिर आपको वक्त दूंगा। ईपी निकाल के बैठ रहा हूँ, सिर्फ चेहरा दिखाऊंगा। अरे निकालने दीजिए, ये धमकी मुझे डिस्टर्ब किया जाए नहीं करिए आप बस, ये गलत बात है। अखिलेश जी आप पहली बार शो में नहीं आए, मुझे बोलना मत दो। अखिलेश जी आप पहली बार शो में नहीं आए हैं। मुझे जनरल बैठ हर आदमी अगर बोलता है तो एक के आप बोलेंगे, कराइए बस। आप हम खड़े, आपकी इच्छा, आप ईपी निकाल दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। गौरव जी जवाब दीजिए। पूछिए गौरव भाटिया से। देखिए सुशांत जी, बात है इच्छा शक्ति, जब कोई बोले तो विरोध बात है, उनकी आवाज भी नीचे कर दीजिए। जब वो ईपी निकाल चुके हैं कोई दो राय नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है कि देश का प्रधानमंत्री कैसे मजबूत निर्णय ले सकता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई तो वो बहुत बड़ी एक घटना थी जिसमें हमने
पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा मार के उनके 38 सोल्जर्स को मार दिखाया। कांग्रेस तब भी सवाल उठाती रही कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रूफ दो, आर्मी की भी इन्होंने बेइज्जती करी। दूसरी बात मैं कहूंगा, सैफुद्दीन सोज ने इस लड़ाई में, जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है, क्या कहा, बुरहान वानी जिंदा होता अगर हम सत्ता में होते। क्या कांग्रेस को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं? सर कांग्रेस छोड़िए, मेरा सवाल आपसे ये था, गौरव सर, आतंकवादी है। गौरव भाटिया साहब, मेरा आपसे सवाल था, मैं उनकी बात का भी जवाब दूंगा सुशांत जी। हाँ, उसमें तो सर समय नहीं है ना, फिर वक्त निकल जाएगा। दो सवाल थे कि नोटबंदी का अगर असर पड़ना था, इंपैक्ट पड़ना था, जो फंडिंग हो रही थी पत्थरबाजों को उस पर और आतंकियों की होने वाली फंडिंग पर, तो फिर पत्थरबाजी क्यों नहीं रुकी है? और जो के सिन्हा सर कह रहे हैं कि वहां पर जो लीडर्स हैं पत्थरबाजों के साथ, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, वो क्यों नहीं हुई है? इन दो सवालों का सर जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को मैं, चलिए पहले आपका जवाब दे देता हूं। कुछ बातें मैं और कहना चाहता था, बट कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह नहीं इधर उधर, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूं। आपने कहा कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। मुझे आपको ये बताने में बहुत खुशी होगी कि नोटबंदी से जो ब्लैक मनी की जो ट्रेल थी, जो रुपया पत्थरबाजों को, मिलिटेंट्स को, माओइस्ट को पहुंचता था अलग अलग जगह भारत में, बहुत कमी आ गई उसमें। और इसी का लाभ मिल रहा है कि हम देख रहे हैं, चाहे एनआईए का एक्शन हो सेपरेटिस्ट को अरेस्ट करने का, चाहे नोटबंदी हो, ये कलेक्टिवली एक बेस बना रही है जिससे कि वहां आतंकवाद में कमी आ रही है। प्लस जो एक्शन लिया जा रहा है, ये अपने आप में दिखाता है कि कई मेजर्स लिए गए हैं, एक चीज नहीं, कई मेजर्स लिए गए हैं जिससे आतंकवाद को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। गौरव भाटिया साहब, मैं माफी चाहूंगा, इसमें मैं एक आंकड़ा जोड़ दूं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं वो फैक्चुअली सही नहीं है। उसका भी जवाब बीते 2 साल में जितने आतंकी हमले वहीं पर हुए हैं, वो पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा हैं। और जो आर्म फोर्सेज के लोग, चाहे सीआरपीएफ के हों, आर्मी के हों, जितने लोग मारे गए हैं, वो बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा। आप ही, मैं आपको नहीं, गलत है सुशांत जी, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। एक मिनट सुन लीजिए सुशांत जी, आपने अपनी बात कही, मैं आंकड़े दे के बात कर रहा हूं। टेररिस्ट अटैक 2012 में 220 हुए और 2016 में 168 टेररिस्ट अटैक हुए। और मैं आपको उसके अलावा यह भी बता दूं, जो टेररिस्ट 2012 में मारे गए थे 72, 2017 भी जोड़िए ना, मैंने 2 साल की बात की है। 2017 भी जोड़िए, 168 में वो 2017 भी जोड़िए। 2017 के आंकड़े लीजिए आप, टेररिस्ट अटैक जो हुए वो अभी तक जो बता रहे हैं, जून तक, जुलाई तक 124 दिखा रहे हैं। 168 और 124 को जोड़ लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि बीते 2 साल में संख्या बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। 2012 में 220 है, आप ये भी तो देखिए, 2012 में 220 है, कैसे बढ़ गए आप बताइए। और दूसरी बात, आपने एक और मुझसे प्रश्न किया था कि स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह आपका प्रश्न था, इसका भी उत्तर दे दूं। सबसे पहले किसको क्रैकडाउन करना है प्रायोरिटी में? सबसे पहले मिलिटेंट्स और आतंकवादियों को क्रैकडाउन करना है, जो आज आईजी ने भी कहा 106 टेररिस्ट और मिलिटेंट मारे गए। दूसरा, जो सेपरेटिस्ट लीडर है, जो भड़काते हैं पत्थरबाजों को, उनके खिलाफ एक्ट करना है। कांग्रेस ने नहीं कोई एफआईआर करी, कांग्रेस ने रेड नहीं कराई थी, भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर करा के 23 जगह रेड करी, 106 मिलिटेंट्स को मारा और उसके बाद सेपरेटिस्ट को भी अरेस्ट किया एविडेंस कलेक्ट करने के बाद। ये केस चलेंगे, उनको सख्त सजा होगी और इसी प्रण से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब स्टोन पेल्टर्स की आप जो बात कर रहे हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सबसे जरूरी था कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इनके लीडर जो सेपरेटिस्ट लीडर है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब अखिलेश जी जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से। अखिलेश जी, आप मुझे नहीं पता कितना जवाब सुन पाए, मैं उसका लब्बो लुआ बता दूं। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के बाद जो फंडिंग है आतंकियों की या पत्थरबाजों की, उस पर असर पड़ा है और जो कलेक्टिव कार्रवाई है उसको देखना होगा, वो ये कह रहे हैं। और आखिरी हिस्सा आपने सुन लिया, अब आप अपनी बात कहिए। ये पूरा का पूरा झूठ बोल रहे हैं। आंकड़े हैं, आंकड़े कई बार जारी भी हो चुके हैं, मंत्रालय के द्वारा भी जारी हुए हैं, आप लोगों के पास भी, सबके पास हैं। इनके फौजियों की डेथ आप अपने आप 2 गुना से करीब हो गई है। कौन से आंकड़े? देखिए फिर वही यार, मैं नहीं आया करूंगा ऐसे लोग, अगर बहस में होंगे तो ऐसे लोग आएंगे तो मैं झूठ नहीं, ऐसे लोग आएंगे मैं बैठूंगा क्यों नहीं प्रश्न करूंगा। आपने झूठ बोल रहे हैं, मैं 10 बार से पूछता हूं। आप आंकड़े दीजिए, आंकड़े दीजिए अभी। आंकड़े को चैलेंज कर, अगर मैं आपको आंकड़े, अगर आपको आंकड़े दे दूं, दीजिए 10 मिनट बाद ना, अभी माफी मांगोगे? अभी दीजिए आंकड़े। माफी
हाँ, आप माफी क्यों नहीं मांगोगे? अगर गलत होंगे बोलो तो आप माफी मांगोगे? अगर अरे नहीं, हाँ, ये जो आंकड़े ठीक है, आपको मैंने मैं दिए, आपको अभी आंकड़े ये- मंगा दे रहा हूँ। हाँ। मैं आपको अभी आंकड़े मंगा दे रहा हूँ। मंगा के नहीं, और अभी सुशांत को भी दीजिए। मेल अब कर क्या हो दूंगा, गया? आपको भी कर दूंगा। चलिए दोनों लोगों को ट्रैक करके अभी कर देंगे ट्वीट। हाँ चलिए, चलिए अभी कर दूंगा अभी। जब राहुल हाँ, जी चलिए, लौट चलिए। आएंगे इटली से, अभी तब दे रहा हूँ, अभी रुक जाइए। बात हुई अखिलेश जी। सर अभी गौरव सर एक बार उनको मत रो, बोलने दीजिए। आपा मत खो, ठीक है। अपना आपा नहीं, मत खो, ये- रोना मत खो। ये सुशांत गलत फौजियों बात है। पे FIR किसी लिखा प्रवक्ता को कहना कि झूठ सुशांत बोल में रहे जाऊं? हैं, मैं इस पे आपत्ति सुशांत दर्ज में करता जाऊं? हूं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कोई बात कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, और मैं दर्शकों को कभी भी गुमराह नहीं करूंगा। नहीं, अखिलेश ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईमानदारी से डिबेट देखिए, करें। जो अखिलेश जी अभी बता रहे थे कि देखिए गवर्नमेंट किसी की भी है, फौजियों के ऊपर भी FIR हुआ है, और ये गौरव गिलानी साहब एक नाम ले रहे थे, मैं दोहराऊंगा नहीं। देखिए ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ा विडंबना है कि देखिए मच्छल सेक्टर के अंदर में जो एक फेक एनकाउंटर का हुआ था, उसका कल ही उसका एक रिपोर्ट आया है जो AFT जो आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ने दिया है। आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ने कह दिया कि जो मच्छल में एनकाउंटर हुआ था सही हुआ था, जिसके अंदर में गवर्नमेंट्स कोई भी हो, कोई भी सरकार, राज्य सरकार है या सेंट्रल सरकार है, वहां पर 5 फौजियों को आज वो बेचारे अंदर बंद है। ठीक है, वो प्रूफ हो गया कि वो एब्सोल्युटली सही है। तो इस तरह का जो हम ना धूप का और छांव का खेल खेल रहे हैं, कश्मीर उससे नहीं सुलझेगा। और अखिलेश जी मैं यही बताना चाहता हूं, वहां टफ ऑप्शंस हैं, वहां की जो हालात है, प्रॉक्सी वॉर चल रही है, चाइना पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व हैं, और हम आंकड़ों की बात करते हैं, फौजी कितने मर गए, कितने क्या मर गए, इससे सुलझेगा नहीं कश्मीर इशू। एक वहां का पॉलिटिकल लीडरशिप है जो अभी कहता है कि कोई हाथ में झंडा नहीं उठाएगा। ठीक है, क्या ठीक हम है। हम अखिलेश जी थोड़ी देर के लिए आंकड़े अगर साइड भी रख दें, क्योंकि आपके पास भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अब मुझे ये बताइए, आप जो अपनी बात कह रहे थे उसको पूरा मैं 10 बार एग्जैक्ट फिगर दे चुका हूं जनाब, आप बोलने का अवसर दे रहे हैं। आप हम लोगों को खामखा बुलाते हैं, 2-3 और बेदरंग मतलब बुला लिया करिए, बात कर लिया फोन करने लग गए। मैं बोलना शुरू किया, मैं जब बोलना शुरू किया एक लाइन बोला, गौरव बोलने लगे, उसके बाद आपके जनरल साहब कूद पड़े। उसके पहले भी यही हुआ था, जनरल साहब कूद नाम पड़े, मेरा गलत बोल रहे हैं, तब आप हमें कूद पड़े। ये लोग आप कह रहे हैं और कि आप लोग उधर क्यों पत्थर नहीं है, या तो आपको पता नहीं है ग्राउंड रियलिटी। मैं बोल रहा हूं, मैं आपका अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं अखिलेश जी, मैं किसी अच्छा उनको बोल लेने दीजिए, 2 मिनट उनको सर बिना रोक टोक के उनको 2 मिनट बोलने दीजिए। पेशेंस नहीं है, सब ज्ञानी बैठे हो। बोलिए बोलिए, आप बोलिए अखिलेश। मेरा सिर्फ कहना ये है, देखिए आज जो सरकार में जवाबदेही जिम्मेदारी उसी की बनती है, सवाल उसी से होगा। सरकार ने छाती तान के 56 इंच का बता के पीठ ठोक के कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवादियों के कमर तोड़ दिए हैं, पत्थरबाजों के कमर तोड़ दिए हैं। अगर वो फिर दिख रहे हैं, इसका मतलब कि वो झूठ था, उसका मतलब कि वो झूठ था, कहीं कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, सिर्फ सेना ही समाधान नहीं है, तो बता दीजिए, सेना अच्छा काम कर रही है। ट्विटर पे भेजेंगे सेना को कि नहीं? अरे गौरव सर रुक जाइए थोड़ी देर। ये इनके पास जरा सा भी तमीज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो लेकिन बहस तो करो, मुद्दों पे बहस करो, दिखा के कार्रवाई करी, मुद्दों सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। आपके लीडर क्या कहते हैं? खून की दलाली। सोल्जर्स के लिए आप लोग सम्मान नहीं करते, कहते खून की दलाली। आप लोग प्रूफ मांग रहे थे मोदी जी हैं जो कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का। सुशांत मैं नहीं आता हूं, मैं सिर्फ मैं कभी आता नहीं। अरे अखिलेश जी आप इतने सालों से डिबेट्स में आ रहे हैं, आपको नहीं पता डिबेट इसी तरीके से होती है? हर किसी को मैं एक एक के लिए तो रोक नहीं सकता ना सर। अगर मैं लड़ने नहीं आता हूं, आज लड़ने नहीं आता हूं, झूठ बोलते हैं और केवल नहीं आता बोलती है, तो आंकड़े देने की जिम्मेदारी इनकी है। आप मत लड़िए, मैं आपको लड़ने के लिए कह भी नहीं रहा हूं, आप अपनी बात कहते रहिए ना सर। मैं लड़ने नहीं आता हूं। ये माननीय मोदी जी कश्मीर में गए थे दीपावली मनाने, पहुंचते उन्होंने एक जनसभा में बोला था, कश्मीरी भाइयों मैंने उन फौजियों पे जवानों के बीच में दिवाली मनाने करा दिया, राहुल गांधी जी इटली गए थे, बताइए सिर्फ जो है मोदी कर सकता है, ये सिर्फ मोदी कर सकता है। गलत किया अगर फौजियों को दिवाली बनाई, कोर्ट मार्शल करा के फौज का डिमोरलाइजेशन करके
ये बोल रहे हैं हमारे मोदी जी कि हमने फौजियों को चाय पी के कोर्ट मार्शल करा दिया, दमाद बनाते थे, नोटों की गालियां देते थे, वो सही था या हम लोग कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डालते? तुम्हारे इतना नीचे नहीं आ पाऊंगा, मैं तुम्हारे इतना नीचे नहीं आ पाऊंगा भाई। बयान पे जरूर टिप्पणी करिएगा। मैं इतना नीचे नहीं आ सैफुद्दीन सोज ने कहा बुरहान वानी जिंदा। गौरव भाटिया जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गौरव भाटिया जी, जब आप बोल रहे थे तो अखिलेश जी ने नहीं टोका था, ये बात सही है, उनको थोड़ी देर बोल लेने दीजिए, आपको जो जवाब देना होगा मैं वक्त बिल्कुल। अखिलेश जी बोलिए। मैं इतना नीचे और आइंदा, और पूरा उम्मीद है कि आइंदा मैं जल्दी इस चैनल पे आऊंगा भी नहीं। सर वो आपकी स्वतंत्र सोच है, अगर आपको नहीं आना है कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, हमने आपको इनवाइट किया था, हमने बाकी मेहमानों को भी इनवाइट किया, आप नहीं आना चाहते हैं वो आपकी इच्छा होगी सर। मैं सिर्फ बहस करने आता हूं कि मैं अपना ओपिनियन रख सकूं। तो सर आप जैसे ओपिनियन रख रहे हैं वैसे दूसरे हैं, आप जैसे मेहमान है, मैं दूसरों से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं ना सर, वही मैं कर रहा हूं उनसे, अगर वो नहीं चुप हो रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? वो आपके पास एक बटन किस लिए है म्यूट करने का? वो बटन किस लिए है? आपको डिबेट अच्छी करानी है तो झिक झिक कराना बंद करना होगा, या इसी में अगर आपको अच्छा लगता हो कि तू मेमू करते रहे हम लोग तो भाई और अच्छा, फिर आप इसी तरह कराइए, यहाँ पे डिपेंड है। हमें कोई मुद्दा तो रखने नहीं दिया गया, डिस्टर्ब किया जा रहा है, बात यहाँ की वहां की जा रही है। हम बार बार यही कह रहे हैं, जब तक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, जब तक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, जब तक वहां की सरकार लोगों को, जनता को, जनसमूह को अपने पक्ष में व्यवहार नहीं करेगी, माहौल नहीं बनाएगी, बयान पे तब तक जो है। और सेपरेटिस्ट लीडर पे तीसरा प्रश्न है कि एनआईए ने एफआईआर क्यों नहीं करे? मेरे मोबाइल में नेट ठीक है, अब छोड़िए, मैं आप दोनों को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। गौहर गिलानी साहब मुझे ये बताइए कि इस पूरी बहस को आपने सुना, इसमें एक बात तो बहुत साफ है कि पत्थरबाज जो है वो कश्मीर का सेंटीमेंट तो नहीं दिखा रहे, उनके फंडिंग की बात लगातार सामने आई है और वो फंडिंग कहां से हो रही है ये बात भी सामने आई है। अगर वो बार बार खड़े हो रहे हैं और अब जिस तरीके से अबू दुजाना जैसे लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं, क्या वो जो उनकी सोच है, जो उनकी मांग है, उसको और कमजोर नहीं कर रहे हैं? और उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? सुशांत जी देखिए, जब आपके जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे पता था यहां डिबेट होगी, पर्सनल अटैक्स नहीं होंगे। ये पहला मेरा डेब्यू है आपके चैनल पे और मैं बड़ी मुश्किल से मान गया था इस डिबेट में हिस्सा लेने। तो कोई सिन्हा साहब जो पहले बोल रहे थे, मैं नहीं जानता इनको, तो ये बड़ा मेरे ऊपर इन्होंने पता नहीं क्या क्या बता दिया, मैं इनको जानता तक नहीं हूं। और मैं हमेशा अपनी बात रखता हूं और किसी को टोकता नहीं हूं, सिविलाइज्ड डिबेट के लिए आता हूं। अब आपका जो सवाल है उसका मैं प्रश्न देता हूं, उसका उत्तर देना चाहता हूं। वो ये कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है वो 93 में बनी और जो सबसे बड़े प्रो आजादी प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन हुई हैं जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, वो 89, 90, 91, 92, 93 के फर्स्ट हाफ में हुई हैं। तो ये बोलना, तब इंटरनेट भी नहीं था, तब बाकी चीजें भी नहीं थी, तो आप ये पूरे सेंटिमेंट को, इंडिजिनस सेंटिमेंट को डिनाई करके जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलेगी। ये मसला 47 से लटका हुआ है और लोग इसका हल चाहते हैं और वो डोमिनेंट सेंटिमेंट है यहाँ, लोग इसका हल चाहते हैं। आप इसको कोई भी नाम दें, कभी एनआईए का, कभी ये सब, मेरी बात सुनिए, उसमें हम क्या करेंगे सर? शेख वो तो टीवी पे आ गया, सेपरेटिस्ट मेरी बात, टीवी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कि पाकिस्तान से पैसे ले रहे हैं और वो पैसा पत्थरबाजों को जाता है, और एक दिन का कितना पैसा जाता है पत्थर फेंकने। ये तो बड़ी अनसिविलाइज चीज है ना, आप ये बीच में टोकते हैं, दिस इज नॉट डन। फिर आप बुलाना नहीं चाहिए फिर डिबेट सर, सवाल तो पूछा जाएगा सर। अगर आप सोचेंगे आप 20 मिनट बोलेंगे और फिर कोई सवाल नहीं पूछेगा, पहले बात, काउंटर क्वेश्चन तो होगा। बात सुनिए। 1953 में अगस्त 9, 1953 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे जेएनके के, उनको आपने अरेस्ट किया गुलमर्ग से। आप कहां तिरपन जा रहे हैं सर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2017 में टीवी पर है कि सेपरेटिस्ट लीडर पैसे ले रहे हैं, आप टीवी पर है कि पत्थरबाजों को पैसे आ रहे हैं, आप 1953 जा रहे हैं। 1953 में जो हुआ, क्या वो जस्टिफाई करता है पैसे लेकर पत्थर फेंकने के लिए पाकिस्तान से? आप प्रोपेगेंडा जारी रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी पे। ग्राउंड रियलिटी तो टीवी पर है सर, कश्मीर को समझने की ग्राउंड रियलिटी टीवी पर है। एलिस्टर लैम्ब से दुलत तक जितनी भी किताबें हैं वो सब पढ़ के फिर कश्मीर को समझने की कोशिश कीजिए। सर सब पढ़ भी लेंगे, लेकिन तो ये कैसे समझाइएगा कि पैसे लेके पत्थर फेंक रहे हैं आप? पैसे लेके पत्थर फेंकने को कैसे समझाइए? ये आपका प्रोपेगेंडा है, दिस इज योर प्रोपेगेंडा। और वो टीवी पे जो स्टिंग चला वो भी प्रोपेगेंडा था। ये स्ट्रेटेजी बताई थी एनआईए ने सारी फंडिंग के लिए कार्रवाई की, वो सारा प्रोपेगेंडा है।
ये सारी जो 11 स्ट्रैटेजीज हैं, किस तरह से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है एक क्रिमिनलाइज करने के लिए पॉलिटिकल ओपिनियन को, उस पॉलिटिकल ओपिनियन को आप डिनाई नहीं कर सकते। यहां की चीफ मिनिस्टर भी बोलती है कि द आइडिया ऑफ आजादी कांट बी केज। सर, वो पॉलिटिकल ओपिनियन तो क्रिमिनलाइज उसी दिन हो गया जब लोगों ने हथियार उठा लिए वो बड़े लोगों ने उन हथियार वालों का साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, अब हालात बदल गए। जी गौरव भाटिया जी, जवाब दे दूं? जी देखिए, कितनी अजीब सी बात है कि अभी इन्होंने गौहर ने कहा कि व्यक्तिगत प्रहार नहीं होने चाहिए, डिबेट तो मुद्दों पे होनी चाहिए, खुद ही व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे को केवल इतना कहना है कि जब कश्मीर में फ्लड आए, एक मिनट गौहर, थोड़ा सा संयम रखो। जब कश्मीर में फ्लड आया तो ये जो सेपरेटिस्ट है, ये लोग नहीं आए कश्मीरियों को बचाने के लिए, भारतीय सेना आई, खड़ी हुई, कश्मीरी खुद आए बचाने के लिए, किसी का धर्म खुद आए को बचाने के लिए। बीच में फिर 95% वॉलंटियर्स ने काम किया अपने कश्मीरियों ने। मैं समझता हूँ ये आपकी बौखलाहट है कि आप बीच में देखिए आप बोल रहे, ये मछली एनकाउंटर आप लोगों ने किया, एनकाउंटर आपने किया, पुनन पुष्पपुरा का रेप आप लोगों ने किया। आप ये प्रोपेगेंडा करके हकीकतों को छुपा नहीं सकते। ये सब डॉक्यूमेंटेड दिक्कत ये है कि आजकल जो आप प्रोपेगेंडा जिसको बता रहे हैं ना, वो टीवी का जमाना है, टीवी पे सब दिखता है, वो प्रोपेगेंडा हो नहीं सकता। आपके सेपरेटिस्ट लीडर्स को भी सेना बचा के लाई थी, ये भी टीवी पर था। ये अबू दुजाना जैसे लोग हैं जो रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, महिलाओं को पीड़ित करते हैं, लेकिन आप जैसे बिकाऊ लोग उनकी निंदा नहीं कर सकते, उनके लिए एक शब्द नहीं कह पाते, क्योंकि अपना बोरिया बिस्तर आपका भगा दिया जाएगा। और सुनिए, मैं आपको इतना बता दूं कि बुरा वक्त आप जैसे लोगों के लिए आ गया है। आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है गौरव भाटिया जी, आपसे लैंग्वेज एक्सपेक्टेड नहीं है। पासपोर्ट सरेंडर करिए, पाकिस्तान जाने जाते थे सिक्योरिटी के लिए। अब आपने भारतीय सेना, आपने मुझ पे प्रहार किया, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैंने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बताया आपको, मैंने आप पे कोई प्रहार नहीं किया। सर, आपके जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, वैसे ही ये आपकी जो है हमारी नहीं है, हम सारे दिख रहा है आंखों के सामने, और आप उसको नकार रहे हैं कि पत्थरबाजों को पैसे जाते हैं, अलगाववादियों को पैसे जाते हैं, और सेना किस तरीके से वहां मदद करती है, इसको नकार नहीं सकते। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन सवाल जरूर है कि आखिर पत्थरबाज अगर इस तरीके से आतंकियों की मदद करते रहेंगे तो उन पर कार्रवाई कब होगी? गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि उन पर भी कार्रवाई होगी। पहले ऑपरेशन ऑल आउट आतंकियों के खिलाफ चल रहा है, और उसके बाद पत्थरबाजों पर भी कार्रवाई करने में सरकार हिचकेगी नहीं। महाबहस में आज के लिए इतना ही।